मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक वइलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिनश शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कह दो ए जाहिलो, क्या मुझे अल्लाह के सिवा और की इबादत करने का हुक्म देते हो? और बेशक आपकी तरफ और उनकी तरफ वही किया जा चुका है जो आपसे पहले हो गुजरे हैं। अगर तुमने शिर्क किया तो ज़रूर तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में से होगे। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके शुक्रगुजार रहो। अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसन इल्ला कान मा उकिल मिन्हु लहु सदक़ह व मा सुरिक़ मिन्हु लहु सदक़ह व मा अकल अस्सबअ मिन्हु फलहु सदक़ह व मा उकिलत अत्तयरु फहुव लहु सदक़ह वला यरज़ुहु अहदुन इल्ला कान लहु सदक़ह। रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है फिर उसमें से जितना हिस्सा खा लिया जाए वो दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है, और जो उसमें से चुरा लिया जाए वो भी सदका हो जाता है, यानी उस पर भी मालिक को सदक़े का सवाब मिलता है। और जितना हिस्सा उसमें से दरिंदे खाते हैं वो भी उसके लिए सदका हो जाता है, और जितना हिस्सा उसमें से परिंदे खा लेते हैं वो भी उसके लिए सदका हो जाता है। गर्ज़ ये कि जो कोई इस दरख्त में से कुछ भी फल वग़ैरह लेकर कम कर देता है तो इस दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब।
लेके चले रोज़े हिसाब। सरवरा हम तो फ़कत तेरे सहारे होंगे। सरवरा हम तो फ़कत तेरे सहारे होंगे। और बुए गुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा। बुए गुल इसलिए फिरती है छुपाए चेहरा। गेसु सरकारे दो आलम ने सवारे होंगे। ज़र्रे उस खाक के। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऑनरेबल मेंबर आए हैं जिन्होंने ओथ लेना है। जी प्लीज़ राइज इन योर सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। मैं अपना नाम लीजिए। मंजियानी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी वो फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती बहबूदी और खुशहाली
और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा के खातिर इंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। आप तशरीफ़ लाइए साइन करने के लिए रोल। क्वेश्चन आर जी मुसर्रत रफ़ीक महसर साहबा, मुसर्रत साहबा नॉट प्रेजेंट। ज़ुबैर खान साहब, ज़ुबैर खान साहब जी। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 31 जी। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। साउथ वज़ीरिस्तान में वैसे हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो टांग से हम जो ना साउथ वज़ीरिस्तान चला रहे हैं। सिर्फ एक नादरा है, उसके हर एक तहसील में होना चाहिए इसका मेन दफ्तर। बहुत बड़ा इलाका है अपर और लोअर वज़ीरिस्तान। इसमें हमारा बिरमल तहसील, वहाँ पे नादरा अभी तक नहीं है। बिरमल तहसील में, शक्तुई में नहीं है तहसील शक्तुई, तहसील शकाई, इसमें नादरा नहीं है अभी तक। बहुत ज़्यादा आबादी है, ये सब जितने भी है ये वाना से चला रहे हैं। इसमें मेरा तजवीज़ यही है कि वहाँ पे लोकल लोगों को भर्ती करना चाहिए, हर तहसील से लोकल बंदे हो। इधर डीए खान और टांग से बंदे आ रहे हैं, ये वो ड्यूटी नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं चला सकते वहाँ से। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बिरमल तहसील, शकाई और दूसरा शक्तुई, इसमें खोलने चाहिए इसके दफातर। और दूसरी इसमें बहुत कम तादाद में जो ना वो बंदे बैठे हैं, ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा है, वो नहीं चला सकते। आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत दो तीन बंदे बैठे हैं कि वो इसको अच्छे तरीके से चला दे। जी अता तार साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ऑनरेबल स्पीकर बहुत शुक्रिया जी। ज़ुबैर खान साहब की तरफ से जो पॉइंट रेज किया गया है, इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जो अपर साउथ वज़ीरिस्तान है उसमें 3 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें लादा, सरा रोगा और सरा वकई है। और जो लोअर साउथ वज़ीरिस्तान है उसमें एक वाना का और तोई खुला का, ये 2 सेंटर्स वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। तो सर साउथ वज़ीरिस्तान में अपर और लोअर मिला के ये टोटल 5 सेंटर्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। जो ये बात कर रहे हैं सर, बिरमिल और मक्किन, ये 2 जगह की प्रपोजल आई थी कि बिरमिल और मक्किन में भी ये सेंटर्स खोले जाएं, अंडर प्रोसेस थे, बस सिक्योरिटी की कुछ सिचुएशन की वजह से ये बिरमिल और मक्किन वाला नहीं हो सका। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में
यहाँ से सेक्रेटरी इंटीरियर को भी ये डायरेक्शन देता हूँ कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय करके बिरमिल और मक्किनवाला जो है सेंटर्स, उन पे तेज़ी से काम किया जाए, और जहाँ 5 सेंटर ऑपरेशनल हैं इन 2 के लिए भी जो है वो मुकम्मल इंतजाम किए जाएँ। इसके अलावा एक और तहसील का उन्होंने जिक्र किया, वो मैंने सर नोट कर लिया है। ऑनरेबल मेंबर की बड़ी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, एक बड़ा वास्ट एरिया है साउथ वजीरिस्तान का, तो ये 5 सेंटर्स नाकाफ़ी हैं। तो ये 2 सेंटर्स इन्होंने कहे और इसके अलावा मक्किनवाला सेंटर मिला के ये टोटल 8 सेंटर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए सर। बहुत शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री मौलाना गफूर हैदरी साहब, उन्होंने कर लिया, आप अगर कोई करना इनको लिख के भी दे दीजिए ताकि वो करने को तैयार हैं अपने लेटर हेड पे। जी मौलाना गफूर हैदरी साहब। मैं तो जी ये जो यहाँ पहला सवाल यानी 30 सवाल नंबर 30 जी, इस पर मैं बात करना चाह रहा था। नहीं वो तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना जी। खोले माइक खोले जी, वो क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना, तो उसके जी बाद आइए, ठीक है जी, ठीक है जी। अली मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री। जी इंटीरियर मिनिस्ट्री के सवालात हैं, हमारे छोटे भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अंडर रूल ऑफ प्रोसीजर वो दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि मिनिस्टर अगर खुद हो, और ख़ासकर इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो मुझे नहीं समझ आती कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस ऐवान में आने से क्यों कतराते हैं, या वो उस SHO साहब की तलाश में है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि सारी जो टेररिज्म का इशू है वज़ीरिस्तान में SHO की मार है। तो क्या ये मौजूदा जो हुकूमत है वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब के इसके बयान के पीछे खड़ी है जो गैर संजीदा बयान है, या फिर आप अपना कोई इंटीरियर मिनिस्टर लगाएं अगर आपको इजाज़त मिल सकती है अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाने की, और अगर नहीं लगा सकते अपना तो उनको रिक्वेस्ट करें जो पीछे हैं कि कोई बेहतर बंदा भेज दें। बहुत शुक्रिया जी। अतात आर साहब। आज सर बड़ा एक मुबारक दिन है। महंगाई की कमी का जो वादा इस कौम से किया गया था, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फिगर्स इशू किए गए हैं, 3 साल में पहली मर्तबा महंगाई सिंगल डिजिट्स में आ गई है सर। आज 9.6 पे उसको क्लॉक किया गया है। और ना सिर्फ सर, ना सिर्फ ये 9.6 पे सर, ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4% पे छोड़ के गए थे 2018 में। 2018 से 22-23% पे गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जहां बिजली की कीमत में सब्सिडी दी गई है, और इन्फ्लेशन का सिंगल डिजिट में आना सर, मौजूदा हुकूमत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। और मिनिस्टर इंटीरियर के साथ सर हमारी आज बात हुई थी। मिनिस्टर इंटीरियर बाकायदगी से सेनेट में मौजूद होते हैं, और आज उनकी कुछ मसरूफियत थी, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है। एंड अली मोहम्मद खान साहब का पॉइंट वेल टेकन सर। अगले सेशन में, अगली सिटिंग में वी विल इंश्योर कि इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे हों। वो सेनेट में बाकायदगी से जाते हैं। आज कुछ मजबूरी थी, वो आज नहीं आ सके, बट मैं इस साइड ऑफ द हाउस के मेंबर्स को ये बिल्कुल अश्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सिटिंग में वो यहाँ पे मौजूद होंगे सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिदा रहमानी साहबा। माइक ऑन। बहुत शुक्रिया स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 32। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, इसमें बहुत डिटेल के साथ जवाब दिया है कि इलीगल कितनी सोसाइटी जोन 1 में 27 है, जोन 2 में 9 है, जोन 3 में 18 है जी। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ सप्लीमेंट्री कि जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया गया तो क्या उस वक्त ये इलीगल सोसाइटीज़ इसमें शामिल थी या उसको बाद में शामिल किया गया, और अगर नहीं तो फिर ये किसकी परमिशन से इतनी सारी इलीगल सोसाइटीज़ जो हैं, और जो एग्रीकल्चर का आपकी लैंड थी वो इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, तो उसके बारे में भी डिटेल नहीं दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मास्टर प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन हुई और क्यों नहीं हुई जी। अता साहब, इस्लामाबाद का लेआउट देखें सर, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने अच्छे सेक्टर्स इस्लामाबाद के वेल डेवलप्ड हैं, जिसके अंदर सर बड़ी दहाइयों की प्लानिंग है कि इधर बिल्कुल सेक्टर के अंदर इजाज़त नहीं है कि जो मरकज़ है वो मरकज़ है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है।
जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। तो सर अगर आप बाकी प्रोविंसेस से कंपेयर करें, किसी भी आप सिटी से कंपेयर करें, तो आई थिंक इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर सर प्लानिंग सबसे बेहतर हुई है। ऑनरेबल मेंबर का सवाल था विद रिगार्ड टू इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़। मैं उस तरफ आता हूँ सर। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इजाज़त है सर E11 के अंदर, जोन 2 के अंदर, जोन 5 के अंदर और जोन 4 के अंदर कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ का क़याम कर सकती हैं सर। बाकी सेक्टर्स के अंदर इजाज़त नहीं है और ये मास्टर प्लान के मुताबिक ही इन जोन्स और इन सेक्टर्स के अंदर इजाज़त दी गई है। कुछ इश्यूज़ हैं सर विद रिगार्ड टू देयर अप्रूवल्स। जो सोसाइटी CDA से अपना अप्रूवल नहीं लेती, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको सील किया जाता है, उनके दफ्तरों को बंद किया जाता है और जब वो परमिशन ले लेती हैं तो कानून के मुताबिक उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाती है। इस्लामाबाद के अंदर स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को ऑपरेट करने की इजाज़त है सर। वो सेक्टर्स मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। आई होप आई बीन एबल टू एड्रेस द ऑनरेबल मेंबर्स क्वेश्चन। जी शाहिद अहमद साहब सप्लीमेंट्री। स्पीकर साहब, जब मिनिस्टर महंगाई का जिक्र कर रहे तो आप मुस्कुरा रहे थे, आपको भी ये लग रहा था कि ये जो फिगर दे रहे हैं ये सिर्फ फिगर ही है। और मेरा सवाल ये है स्पीकर साहब कि वैसे आपके घर की बिजली का बिल कितना है, मिनिस्टर को बताएं कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। जी मिनिस्टर साहब। सर क्या ये अच्छा होता कि जो सब्सिडी सूबा पंजाब ने दी है अपने तरक्याती फंड में से बिजली की कीमत में, जिसका इतलाक इस्लामाबाद पर भी हुआ है सर। आप रेलेवेंट वाले का जवाब दें और उससे पहले सर फेडरल गवर्नमेंट 1 से 200 यूनिट तक दे चुकी है 50 अरब रुपया, और पंजाब ने इस्लामाबाद के लिए और अपने सूबे के लिए अपने तरक्याती फंड में से 201 से 500 यूनिट जो हैं उनकी हद तक दिया। सर मैं तो मिडिल क्लास का एक आदमी हूँ, मेरा तो 60,000 बिल आया, वो मैंने अदा कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको पोलिटिसाइज किया गया बिजली के इशू को, क्या ये अच्छा होता कि जो टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया वहाँ पे ऑपरेट करता है उनसे भी कुछ पैसे लेके उनकी तरक्याती स्कीमें रोक के तो बिजली की बात में दे देते सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद शाह अहद अली शाह साहब। सैयद शाह नॉट प्रेजेंट। नुज़रत सादिक साहिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 34। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से उन्होंने जवाब तो दिया कि स्ट्रिंजेंट उन्होंने मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से फॉइल किया गया है अटैम्प्ट्स को, और रीज़न्स भी बताए हैं कि क्यों ये हुआ है। पर मेरा एक कंसर्न इसमें था जहाँ पे इन्होंने कहा है C पार्ट में कि पाकिस्तान ने साइन किया है एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ऑफेंडर्स विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बट इसमें बहुत हमने देखा है कि टाइम लग जाता है और वहाँ से आने में जो हमारे जो प्रिजनर्स हैं वहाँ पे, या उनका एक तो अभी आए हैं जो 21 साल के बाद अपनी सज़ा पूरी करके, और वो कहते हैं वो बेगुनाह थे। तो इस तरह के मेजर्स किस तरह वो ले रहे हैं और लॉयर्स को लीगल एड उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये मेरा सवाल। जी अता तौर सर ऑनरेबल मेंबर साहिबा के सवाल के हवाले से जो हमारे फॉरेन मिशन हैं सर उनको ये बाकायदा ताकीद कर दी गई है, और स्पेशली जो सऊदी अरेबिया में हमारा फॉरेन मिशन है उन्हें ये कहा गया है कि एक इसका स्टॉक टेक ज़रूर कर लिया जाए कि जो ऑफेंडर्स वहाँ मौजूद हैं और जिनकी सीरियस ऑफेंसेस नहीं हैं या जो फ़ाइन पे करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो उस हवाले से सर फॉरेन ऑफिस जो है वो एडिक्वेट अरेंजमेंट्स कर रहा है, और अगर कोई स्पेसिफिक इस हवाले से केस ऑनरेबल मेंबर साहिबा के नोटिस में आता है तो उसमें हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। जी मीर शबीर अली बजरानी साहब सप्लीमेंट्री। सर वो मेरा क्वेश्चन प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस पर था, वो तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया था। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब नॉट प्रेजेंट। सैयद शाह अहद अली शाह साहब नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो साहिबा। डॉक्टर शाजिया सोबिया नॉट प्रेजेंट। शर्मीला फारूकी साहिबा नहीं, बिहाफ पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, देयर नो सच रूल हेयर। जी शर्मीला साहिबा। सर क्वेश्चन नंबर 38। जी आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल ये है, मिनिस्टर साहब तो है नहीं, जवाब कौन दे रहे हैं? आप दे रहे हैं।
सर मेरा सवाल ये है कि इस साल मई के अंदर हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत एक और साइबर क्राइम एजेंसी को इनैक्ट किया है, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो साइबर क्राइम, जो FIA का साइबर क्राइम विंग था, उसके पर्सनल को भी 1 साल के लिए कंटिन्यू किया जा रहा है और ये एजेंसी का भी क़याम हो गया है। इज़न्ट दिस अ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज? दूसरा ये है कि वो क्या काम है जो FIA की साइबर क्राइम नहीं कर पाई, जो कि ये NCCIA कर सकेगी? जी अता साहब। इस पे रूल्स बनाए हैं कि जो इदारा बंद किया जाएगा उसकी ह्यूमन रिसोर्स, जो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है, उसको नए महकमे में या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा या उनको गोल्डन हैंडशेक दे के बाकायदा उनको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करके उनको ले ऑफ किया जाएगा। जैसे सर PWD का महकमा है और उसके अंदर उसकी क्लोजर के बाद अब वो ट्रांजिशन के प्रोसेस में है कि उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ रिटेन होंगे सर और कुछ एम्प्लॉयज़ को गोल्डन हैंडशेक दे के ले ऑफ किया जाएगा। तो इसी तरह जो हम ये समझते थे कि साइबर क्राइम विंग FIA की कैपेसिटी इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की नहीं है, जो एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अप्रूव हुई है, जब तक वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं होती, एक हैंड होल्डिंग जारी रहेगी और ये देखा जाएगा कि कौन से FIA के एम्प्लॉयज़ को उसमें इंडक्ट किया जाएगा या उधर नए लोग आएंगे और वो इस इदारे को चलाएंगे। तो अभी ये बड़ी फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर है। जैसे ही इसके बाकी प्रोसीजर्स कंप्लीट होंगे और ये फुली ऑपरेशनलाइज होगी तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद, तो उसके बाद इस पे बेहतर कमेंट किया जा सकेगा कि इसको कैसे आगे लेके चलना। सर जी सप्लीमेंट्री सरदार नबील गबोल साहब। सर ये जो साइबर क्राइम की आपने बात की, मैं खुद एक सवाल उठाया था इंटीरियर कमेटी की मीटिंग के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी में। तो उस वक्त जो DG FIA थे उन्होंने कहा था, क्योंकि 1-2 केसेस थे जो इसमें मैंने एक अपना पर्सनल भी मेरा केस था, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो विंग है साइबर क्राइम की, वो गवर्नमेंट ने कोई और नया विंग बना लिया है। अब वो नया विंग तो बन गया जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो अब वो जो पुराना विंग है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो पुराना विंग काम करेगा या नए के इंतज़ार में हो, जब तक साइबर क्राइम के हज़ारों केसेस जो है वहाँ पर पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है। तो जो पुराने पड़े हुए हैं, मिनिस्टर साहब अश्योर कराएं कि जो पुराने पड़े हुए उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी अता साहब का बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो पेंडिंग केसेस हैं सर, पेंडिंग प्रोसिक्यूशन और पेंडिंग ट्रायल और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट मैटर, उनको बंद नहीं किया जाएगा। वो लीगली वैलिड केसेस हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे और जैसे ट्रांजिशन का मरहला शुरू होगा तो देखा जाएगा कि कौन से केसेस ट्रांसफ़र होने हैं और कौन से केसेस वहीं पे इन्वेस्टिगेट होंगे। तो रेस्ट अश्योर्ड कोई केस इस वजह से ड्रॉप नहीं होगा कि वो नई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने अपना काम करना है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सहर कामरान साहबा। 9 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि 6 मई 2024 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 4 महीने गुजर चुके हैं, अब तक क्या एक्शंस लिए गए और क्या मिनिस्ट्री ने या मिनिस्टर साहब ने इस बात को एसरटेन किया कि एक्चुअल लॉस का वॉल्यूम क्या है? पाकिस्तानी वर्क फोर्स बहुत रिस्पेक्टेड समझी जाती थी बैरून मुल्क और स्पेसिफ़िकली सऊदी अरेबिया में, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं इसकी वजह से आज पाकिस्तानी फ़ोर्स जो है कोई लेने के लिए, स्किल वर्कर्स फोर्स लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान से सिर्फ बेगर्स जाते हैं जहाज़ों में बढ़ के, और जितना पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान के स्किल वर्कर्स को और पाकिस्तानी डायस्पोरा को इसका नुकसान पहुंचा है, क्या उसके लॉस को एस्टिमेट किया जाएगा या सिर्फ सस्पेंशन ऑफ ऑफिसर्स पे गुजारा होगा और मे बी के ऊपर हमें जवाब मिलेंगे? मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और जितना ये जी आ गया क्वेश्चन आपका। जी थैंक यू अता साहब। सर स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, स्किल ट्रेनिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं सर, जिसके अंदर नैफटेक को रिवैम्प किया जा रहा है, IT ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं सर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को मेरिट के ऊपर मुंसलिक किया जा रहा है सरकारी इदारों के साथ, ताकि सर हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं,
वो बैरून मुल्क जो है एक इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकें और मुल्क के लिए जो है वो ज़र मुबादला भी कमा सकें। आपने देखा सर हमारी IT एक्सपोर्ट्स पिछले 3 महीने के अंदर $3.1 बिलियन पे चली गई। देयर इज़ बीन अ रेडिकल इंक्रीज सर। और ये दुरुस्त फरमाया कि ऐसे वाक़यात जो होते हैं उससे बाकी लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमारा जो मिशन है सऊदी अरेबिया उससे भी हमारी सर इस पर कोऑर्डिनेशन है कि जो ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं या ये बेगर्स का वहाँ पे जाना है, इससे हमारी जेन्युइन वर्कफोर्स वहाँ पे अफेक्ट ना हो। और हम एक मैच मेकिंग का भी मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके तहत हमारे यहाँ से जो स्किल्ड लोग जाएंगे, जिन इदारों से वो निकलेंगे, उनका वहाँ के मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, वहाँ के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो फर्म्स हैं उनके साथ एक मैच मेकिंग होगी ताकि सर वो जो सप्लाई यहाँ से जानी है वो उस डिमांड को केटर कर सके जो वहाँ से क्रिएट होती है सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया नाज तनोली साहब, आपने सवाल कर लिया ना? जी जी अता ताड़ साहब जी सर, इस पे हमारी जो फॉरेन मिशन है सऊदी अरेबिया में, उससे ना सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं बल्कि जी आ गया आपका सवाल, बल्कि उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कफोर्स को मैंने अर्ज किया, स्किल्ड वर्कफोर्स का वहाँ पे जाना इररेलेवेंट नहीं है जनाब स्पीकर। IT ट्रेनीज का वहाँ पे जाना इररेलेवेंट नहीं है। मैच मेकिंग जो यहाँ से लोग निकलते हैं स्किल के मुताबिक, वहाँ की डिमांड के मुताबिक उनकी सप्लाई का वहाँ पे जाना इररेलेवेंट नहीं है। बाकी इंक्वायरी की फाइंडिंग जो है वो इनसे हम शेयर कर लेंगे। जी आसिया नाज तनोली साहबा नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल नंबर 41। जी बात आपने कर ली, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कर ली, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जी आसिया नाज तनोली साहबा, सवाल नंबर 41 सर। जी सर यहाँ मैंने रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सर यहाँ पे मैंने IGP रोड के हवाले से सवाल किया था। आप आगे चला लें, आप आगे चला लीजिए, यही मैं कह सकता हूँ। जी सर मैंने IGP रोड के हवाले से सवाल किया था जो कि मुझे जवाब तो मिल गया, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगी कि IGP रोड चंद माह पहले ही उसकी तामीर दोबारा की गई और उसका ग्रीन एरिया जो है वह डेवलप किया गया था। अभी वो मुकम्मल ही नहीं हुआ था सर, तो 10th एवेन्यू के लिए उसको दोबारा से उसको उखाड़ा गया और दोबारा से उसे डैमेज किया गया। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह तो पैसे का ज़िया होता है, तो प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए इसको बनाया जाए। और आगे क्या प्लान है इनका उस सड़क के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है और लोगों को बहुत दुश्वारी होती है। सर इसके लिए ज़रा मुझे बता दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। जी अता ताड़ साहब वाले से ऑलरेडी एक हॉर्टिकल्चर का प्लान तश्कील दे दिया गया है, मगर सर 10th एवेन्यू की जो कंस्ट्रक्शन थी वो वक्त की ज़रूरत थी। और सर ये जब भी कोई नई रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है उसका बाकायदा एक ट्रैफिक काउंट किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो जब उसका सर्वे कंप्लीट हुआ, ट्रैफिक काउंट मुकम्मल हुआ, तभी ये डिसीजन लिया जा सकता था कि इसकी कंस्ट्रक्शन की जानी है या नहीं। तो जब वो हमारे पास डेटा आ गया उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का फैसला किया गया। मगर ऑनरेबल मेंबर की बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है कि IGP रोड के अलॉन्ग जो है वो हॉर्टिकल्चर के हवाले से, ग्रीनरी के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। तो वो चेयरमैन CDA को हम डायरेक्शंस देंगे कि वो इस पे जो है एक प्लान प्रेजेंट करें। सर बहुत शुक्रिया। जी सप्लीमेंट्री खुर्शीद जुनेजा साहब। सर मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में टोटल जो है ग्रीन पार्क कितने हैं और कितने एकर्स के ऊपर है? जी अता साहब, अता सर जुनेजा साहब फिर से सवाल जरा रिपीट कर दीजिए। माय अपॉलॉजी। ध्यान तो इस तरफ था ही नहीं। मैंने कहा सर इस्लामाबाद में कितने ग्रीन पार्क्स हैं और वो कितने एकड़ के ऊपर है? सर इस्लामाबाद में मागना नेशनल पार्क जो है उसके अलावा लेक व्यू पार्क और ये बाकी जो ग्रीन एरियाज डेवलप किए गए हैं वो सर हम रिटन में इसका CDA को कहेंगे कि एक बाकायदा जवाब जमा करा दें ताकि एग्जैक्ट पिक्चर ऑनरेबल मेंबर के सामने आ जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब, नॉट प्रेजेंट। शहजादा मोहम्मद गस्ताब खान साहब। 43 आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सर जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी सर, दिस इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे मैंने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो
Will the Minister for Interior be pleased to state the details of monthly expenditures being incurred on the security of judges, bureaucrats and the ministers as per their entitlement by the government? तो एक month की इन्होंने provide की information, they have not provided the yearly for all the months that pass. जी अतातार साहब, बहुत अच्छा सवाल है सर इस साइड से। इन्होंने सर पूछा ये था कि इस्लामाबाद पुलिस की कितनी व्हीकल जो हैं वो डिग्निटरीज के साथ अटैच हैं और कितने पर्सनल हैं सर। इस वक्त सर जो जजेस हैं उनके साथ 34 व्हीकल्स हैं सर, और अगर आप कंपेयर करें तो मिनिस्टर के साथ सिर्फ 4 हैं सर। सो 34 जो सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स हैं वो जजेस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं और मिनिस्टर्स के पास सिर्फ 4 हैं और ब्यूरोक्रेट्स के पास 6 सर। जो इन्होंने मंथली एक्सपेंस इसका मांगा है सर वो 4,70,00,000 इसका मंथली एक्सपेंस है सर, और मैंने उसका रेशियो बता दिया कि किस पे कितना कितना एक्सपेंस आता है, तो इसको ईयरली कैलकुलेशन करके हम सबमिट करवा देंगे। मंथली एक्सपेंस हमारे पास अवेलेबल था, ये वेरी करता है सर डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवल एंड डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, तो ये हर महीने डिफरेंट होता है, तो इसकी एक एनुअल स्टेटमेंट जमा कराई जा सकती है। जी सप्लीमेंट्री एहसान उल हक बाजवा साहब, आपने अपना वो दबाया हुआ था बटन। नेक्स्ट जी जाम अब्दुल करीम जाबिर साहब, जाम अब्दुल करीम जाबिर साहब नॉट प्रेजेंट। आलिया कामरान साहिबा। जी मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 45। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी मोहतरम, ये 5वें इजलास से सवाल जो है मौखर शुदा ये चलता आ रहा है। क्या अच्छा होता कि इन इजलास के दौरान ही अगर CDA ने जो जवाब छापा था एज इट इज़ छापने की बजाय उन चीज़ों पे गौर कर लेते कि कुछ बेहतरी आ जाती। मोहतरम, रज़ा रबानी साहब के दौर के अंदर हमारे पार्लियामेंट हाउस के अहाता जो लान का है उसमें एक फाउंटेन लगाया गया था सर, उसकी मोटरें बाहर फेंक दी गई हैं, चलना तो दूर की बात है, और वो जंगशुदा हो गई हैं और बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। और मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि शायद उसको इन दिनों के अंदर ठीक ही कर लिया जाता, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। मोहतरम, एक इंतहाई भारी मालियत लगा कर यहाँ पर जो 4 फाउंटेन लगाए गए यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अहाते के अंदर, ताकि खूबसूरती में इजाफा हो सके। स्पीकर चैम्बर से बाहर और डिप्टी स्पीकर चैम्बर के बाहर भी वो जगह आती है, मगर मोहतरम वो किसी फवारे को इसलिए लगाना कि खूबसूरती में इजाफा हो सके या सिर्फ लगा देना सर, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो उसको अगर जाके CDA वाले मुआयना ही कर ले, लग रहा है कि जैसा एक नलके एक पाइप रख दिया हुआ और पानी जो है बहाया जा रहा है उसके ऊपर। मोहतरम, अभी कुछ दिन पहले एक खबर यहाँ पर थी कि जो हमारा यहाँ का रिकॉर्ड है चूहे खा रहे हैं, ये भी बता देता है कि CDA की कारकर्दगी क्या है, और एक इंतहाई लागत लगा के हम बिल्लियाँ मंगवा रहे हैं जंगली जो उन चूहों को खा सकें और हमारा रिकॉर्ड जो है महफूज रह सके। मोहतरम, आपका सवाल क्या है? सर मैं मेरे क्योंकि सवाल के जुज़ बहुत थे तो मेहरबानी करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आ रही हूँ सर। नहीं आहिस्ता आहिस्ता नहीं आए, सवाल अच्छा सर, अपोजिशन लीडर के बाहर आप तो वहाँ से ज़्यादा गुजरते होंगे, फ्लोर टाइल्स उखड़ी हुई है सर। बात इतनी सी है कि हम जब ये बात करते हैं, जो मुझे जवाब दिया गया है, मैं इस पर क्या सवाल करूँ, बताया गया कि सब कुछ तसल्ली बख्श है, और एंड पे कहा गया कि और हम सब मलबा जो डाल देते हैं जेनेटोरियल स्टाफ के ऊपर डालते हैं कि जी सफाई बड़ी हो रही है तो सारा मलबा उनके ऊपर डाल दें। सर सफाई वाकई नाकिस है, सबको पता है यहाँ पर, यहाँ तो बहुत अच्छी सफाई हो तो बता दीजिए। मैं तो मुतमिन नहीं हूँ जो हमारे यहाँ पर सफाई के इंतजाम हैं, जो यहाँ पे वाशरूम्स के हाल हैं, या आपके दफ्तरों में चले जाएँ मुलाजमीन के क्या हाल है, आपके यहाँ से बाहर निकले इस लॉबी के बाहर बारिश का पानी टपक रहा है। मोहतरम, सवाल ये मुझे यही जवाब दिया गया तो मैं उसके ऊपर बता रही हूँ कि सर ये चीज़ें क्या हैं। सर अब बात ये एक अच्छा चले सर, सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि हमने इतने फंड्स जो हैं इस पर खर्च कर दिए हैं, ये बता सकते हैं कि इनको कितने पैसे मिले और उन्होंने इसमें से कितने खर्च किए? सर दूसरा जी अतातार साहब। सर देखिए, मैं पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस दोनों की बात करूँगा सर। प्रॉब्लम ये है कि CDA पे उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर हम CDA को रिसोर्सेज कितने देते हैं रेनोवेशन के लिए, या CDA को हम साल में कितने फंड्स अवेलेबल करते हैं कि आप ये काम कर सकें। सर पार्लियामेंट हाउस की जो रेनोवेशन है, जो इसकी सफाई सुथराई है सर, वो बिल्कुल CDA के ज़िम्मे है, और उनका रूटीन का जो स्टाफ है, जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो जैनिटोरियल स्टाफ है, वो बिल्कुल पार्लियामेंट के प्रेमिसेस को, पार्लियामेंट लॉजेस के प्रेमिसेस को, उसकी अपकीप को वो देखते हैं सर। मगर सर मसला ये है कि अगर आप 2023-24 का
बजट देखें तो सिर्फ 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। अब अगर ज़्यादा फंड मुख्तस किए जाते हैं तो फिर शोर मचाया जाता है कि जी शाना अखराजात के अंदर आता है, तो यहाँ से डिमांड मूव कर दें एडिशनल फंड्स की एलोकेशन के लिए, तो ये सारे काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जितना एग्जिस्टिंग स्टाफ है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उसमें सफाई सुथराई का काम जितना हो सकता है सर वो किया जा रहा है। जी शाहिदा रहमानी साहबा सप्लीमेंट्री। मैं आता हूँ। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। और मिनिस्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे टॉक शो में बैठे हुए और बड़ी हर मिनिस्ट्री के हर सवाल का वो इस तरह जवाब दे रहे हैं जो रियलिटी से बिल्कुल बरक्स है। मैंने इससे पहले भी अभी आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस बहुत अच्छे हैं और जो आता है तो हमारे सर शर्म से झुकते हैं जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। हमारे जो रूम्स बने हुए वाशरूम्स के अंदर मुस्लिम शावर नहीं होते, जब फ़ोन करके कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, आप 6 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप मेरे सिर्फ लॉज को उठाएं कि एक पैसा भी अगर इस 1 साल के अंदर लगाओ, लेकिन आप कहते हैं सब ठीक है। ऐसा नहीं है, चूहे घूम रहे हैं, हालत बहुत ख़राब है, लॉजेस की भी हालत ख़राब है और पार्लियामेंट हाउस की भी हालत ख़राब है। तो उसको एक्सेप्ट करें। काम नहीं हो रहा तो आप CDS से कहें कि ये जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनको फंड मिल रहा है, खर्च क्यों नहीं हो रहा, ये हमारा सवाल है और ये हमारा राइट है। जी अता तार साहब। बिल्कुल पार्लियामेंट के जो रेनोवेशन है या पार्लियामेंट लॉजेस का मैंने खुद इशू टेकअप किया, मैंने बिल्कुल उसको तसल्ली बख्श करार नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये उज़र पेश किया कि जब फंड्स अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, काम उसके मुताबिक किया जा सकता है, तो आप डिमांड जनरेट कर दें, फंड्स की इंडिकेशन कर दें, तो ये तमाम रेनोवेशन की जा सकती है। मगर क्या इस वक्त ये मुमकिन होगा कि जब एक्सपेंडिचर को कट डाउन किया जा रहा है, अगर पूरा हाउस इस पे एग्री करता है, सर आप एक कमेटी फॉर्म कर दें और पार्लियामेंट लॉजेस की हालत को, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई मेहमान आए या कोई भी शख्स आए तो वहाँ की जो हालत है इतनी मखदूश है कि वो एम्बेरसमेंट होती है, लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट के ये लॉजेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ सर उनकी अपकीप के लिए अगर कोई एक आप कमेटी तश्कील दे दें और इस पे इस साइड से भी मेंबर्स आ जाएं, सारे इस पे एग्री करेंगे, तो आई थिंक सर ये बड़ा एक नेकी का काम होगा कि ये काम सर आपके दौर में हो जाएगा। जी सप्लीमेंट्री डॉक्टर निसार साहब। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट हाउस के साथ पार्लियामेंट लॉजेस को खुद ही इन्होंने ऐड कर लिया। लास्ट सेशन में सर जब यहाँ से मैं गया हूँ तो मैं जब अपने लॉज में एंटर हुआ हूँ तो जो मेरा बेडरूम था, मास्टर बेड, उसकी छत पे से पूरा वो पानी आकर एयर कंडीशंस और वो सारा उसमें जो है स्विचेस में पानी चला गया। वो मेरे सामने सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब रहते हैं, अल्लाह उनका भला करे, वो दौड़े आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आपने किसी स्विच को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी ये सेम कंडीशन मेरे लॉज में हुई है, पानी अंदर आया है और पानी अंदर आने के बाद मेरे मुलाजिम ने एयर कंडीशन का स्विच ऑफ करना चाहा और वो करंट लगने से जो है वो काफ़ी मतलब कि परेशान हुआ। तो ये लॉजेस की जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि सर मिनिस्टर साहब को, आपको और ये सर सारी पिक्चर्स मैंने बना के डिप्टी स्पीकर साहब के फ़ोन पर डायरेक्ट उन्हें उसी वक्त भेजी भी, लेकिन अभी तक सर किसी ने आकर हमसे ये नहीं पूछा कि आपके हालात क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर जो आपके पार्लियामेंट लॉजेस की जो आपकी CDA की टीम है, उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से सर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, सफाई का कोई बेहतर निज़ाम नहीं है और इस तरह के जो छतों से टपकना, पानी टपकना, ये आम रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा। अता साहब की जगह मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एक हमारा इशू ये है कि मैं जब 2002 में आया था तो तब भी पार्लियामेंट लॉजेस का मसला चल रहा था, आप जानते हैं, आप भी तब थे यहाँ पे। ये ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इसको आउटसोर्स नहीं करेंगे। ये हाउस एंड बिजनेस लाइब्रेरी की कमेटी जो है उस पर काम कर रही है, इसको आउटसोर्स करें। हमारे असद कैसर साहब भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, राजा साहब भी, और मैं भी गुजर चुका हूँ पहले भी और अब भी। आउटसोर्स करें, जो बजट मिलता है उसमें 80 to 90% बजट तनख्वाहों में चला जाता है और तनख्वाहों के बाद हमें रह नहीं जाता रिपेयर मेंटेनेंस। आपकी जो ख़राबी होती है उसके लिए हमें बार बार फ़ोन करना पड़े। तो ये मेरा ख्याल है ये डिप्टी स्पीकर साहब ने इसको टेकअप किया हुआ है और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जल्द से जल्द इसको आउटसोर्स करें। वो जो टोटल फंड है
उसमें मेरा ख्याल है ये 50% से भी कम वहाँ पे जाएगा, और बाकी हम इसको वापस रिपेयर मेंटेनेंस पे लगाएंगे और आउटसोर्स करेंगे। ये नहीं चल सकता, और पार्लियामेंट को भी मेरा ख्याल है आउटसोर्स करेंगे। ये वहाँ लाइब्रेरी कमेटी में कीजिएगा। ये सब मेंबरान को प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी रेफर्ड है जी, ऑलरेडी रेफर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला फारूकी साहिबा, ये रेफर्ड है, सबको प्रॉब्लम है जी। नहीं वो कर लेंगे, कमेटी में जाने दीजिए जी। सर मेरी गुजारिश आपसे भी होगी और मिनिस्टर साहब से भी होगी। नहीं, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 46 आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। हम जब भी नई किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है, क्योंकि किसी किस्म की कोई दाद रसाई कहीं पर नहीं होती। सर इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क के अंदर इसी साल में एक रेप केस हुआ, जिसमें एक खातून अपने शौहर के साथ वहाँ चहलकदमी करने के लिए गई थी। सर इसी इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का भी केस हुआ, उसकी भी दाद रसाई अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं कि मुल्ज़िम को फांसी चढ़े। सर मैं ये सवाल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये जो एक बड़ा जेनेरिक सा इन्होंने जवाब दिया है कि जी 140 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड और इसमें से चालान दाखिल हो गए हैं। मेरा सवाल ये है कि इन केसेस को परस्यू करने के लिए किसी किस्म के बाहर से कोई वकला रखें या वही सरकारी लोग इनको परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन रेट इन पाकिस्तान इज़ ओनली 3%। और सर एक NGO है साहिल जो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जी क्वेश्चन एवरी 2 hours a woman is being raped in Pakistan, and on an average 12 children on an average daily on a daily basis 12 बच्चे इस मुल्क के अंदर सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। सर ये जेनेरिक से जवाब जो है ना अब नहीं चलेंगे, इसके ऊपर मिनिस्टर साहब बताएं कि किस किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करें कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है इसको ख़त्म किया जाए। जी अतात अरसा सर जेंडर बेस्ड क्राइम सर एक तो इस मुल्क पे बहुत बड़ी रियलिटी है, एंड सो इज चाइल्ड अब्यूज़ सर। और ये दोनों मामलात सर ऐसे हैं जो इंतहाई गौरतलब है, और ऑनरेबल मेंबर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए इस हवाले से। सर F9 पार्क के जो मुल्ज़िमान थे, ना सिर्फ वो टाइमली पकड़े गए, उनको एप्रीहेंड किया गया, उनके खिलाफ केस चलाया गया, बल्कि उसके अलावा F9 पार्क के अंदर भी एडिक्वेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं लाइटिंग के हवाले से और वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के हवाले से। तो इसके अलावा सर डॉल्फिन फोर्स की जो इंडक्शन है वो एडिशनली की गई है। इवन इन इस्लामाबाद रूटीन की जो पेट्रोलिंग है सर उसको बढ़ाया गया है, और पेट्रोलिंग के अलावा सर स्पेशली ये जो डिज़र्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग ये अपनी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं सर, वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ की गई है, वहाँ पे पेट्रोलिंग भी इंक्रीज़ की गई है। इस हवाले से सर ऑलरेडी एक कमेटी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखती है, उसके साथ साथ वो चाइल्ड अब्यूज़ को देखती है, सूबों के साथ भी उनका राब्ता है, बिकॉज सर दिस क्राइम इज़ ऑन द राइज, और इसके ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। मगर मैं चाहूँगा कि एक नेशनल टास्क फोर्स की अगर कॉम्पोजिशन हो जाए, हम इनके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतों के भी नुमाइंदे हों, वफाक के भी नुमाइंदे हों, और हम सर ये जेंडर बेस्ड क्राइम को और चाइल्ड अब्यूज़ को अच्छी तरह इफेक्टिवली काउंटर कर सके। और इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है सर, इस्लामाबाद में हमारे पास प्रोसिक्यूशन सर्विस डेडिकेटेड नहीं थी, पहली दफ़ा प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया गया है, और एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस इस्लामाबाद में जो है वो मुतारिफ कराई गई है। वो इसीलिए कराई गई है कि उस चीज़ की नीड थी और कन्विक्शन रेट लो था, तो ये प्रोसिक्यूशन सर्विस के आने से सर कन्विक्शंस जो हैं उनमें और केसेस को कंक्लूजन तक पहुंचने में जो है वो आसानी होगी सर। जी सप्लीमेंट्री राना अंसर साहबा। सर मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जेंडर बेस पर आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये हमने ये चीज़ें तय कर ली हैं, ये हो रहा है। मेरा ये कि हमारे यहाँ कौमी असम्बली में या चारों सूबों में इसके ऊपर काफ़ी बिल्स बनाए गए हैं वुमेन वायलेंस पर, तो क्या वजह है कि यहाँ पर जो बिल्स आए हुए हैं इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए
तो ये जो इतनी तेज़ी से इस्लामाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान में जिस तेज़ी से ख़वातीन और बच्चों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या वो हमारे जो बिल्स हैं सारे मिलकर उस बिल पर इम्प्लीमेंटेशन के साथ उनके रूल्स ऑफ बिजनेस भी बनाए जाएँ और उसके ऊपर ऐसी पनिश जो उसके अंदर लिखी गई है वो उसके अंदर दी जाए? तो क्या वजह है कि हमारे बिल्स पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? जी अता सर। कैपिटल टेरिटरी के हवाले से हम इसमें बड़े क्लियर हैं सर, और F9 पाक वाले इंसिडेंट की भी जो आगे एक प्रोसीजर था वो चल रहा है सर। कई दफ़ा मामला कोर्ट्स में डिले होता है। अभी इस्लामाबाद में केस हुआ सर ज़ाहिर जाफर वाला, एक हॉरिफिक इंसिडेंट था। एक साबिक डिप्लोमेट की बेटी को सर मर्सिलेसली जिस तरह बुचर किया गया, वो केस अपील पेंडिंग है सर, और वो केस पेंडिंग चला आ रहा है। प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम कर लिया, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया, मुल्जिम का ट्रायल हो गया, उसकी सज़ा अनाउंस हो गई। अब अपील दर अपील दर अपील की नज़र वो केस हो गया सर। और मामलात जो है सर ये अक्सर कोर्ट्स में डिले फेस करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स की, और ये ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स जिसके तहत ज़ाहिर जाफिर का मामला हो, या भी जो कारसाज में कराची में वाक़या हुआ कि खातून ने इतनी बेदर्दी के साथ पूरी एक फैमिली को कुचल डाला। तो मैं समझता हूँ ये वो मामलात हैं जिसमें जुडिशल साइड पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि एक टाइम पीरियड के अंदर इन केसेस का फैसला हो, ताकि सर जब केसेस का टाइमली फैसला होगा और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा तो फिर कोई और जुर्रत नहीं करेगा उस जुर्म को रिपीट करने की सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शगुफ्ता जमानी साहबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन असद कैसर साहब। जनाब स्पीकर, यहाँ जो क्वेश्चन जो आंसर दिया गया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ जी। बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने जो चेक पोस्ट बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी, आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री जी। अच्छा, ये जो इन्होंने जहाँ आंसर दिया है जो वो उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। जो उन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल ये फैक्ट के ख़िलाफ़ है। यानी इस वक्त इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 चेक पोस्ट है, जबकि मेरे पास इस वक्त 7 चेक पोस्ट है। यानी कश्मीर हाईवे पे जो चेक पोस्ट है उन्होंने नहीं दिखाया गया, जो 26 नंबर G13 पे चेक पोस्ट है उसको नहीं दिखाया गया, जो रावल चौक पे चेक पोस्ट है उस पर नहीं दिखाया गया, और D12 चेक पोस्ट पे। एक तो ये कि इन्होंने ये इनकम्प्लीट और गलत अदाद-ओ-शुमार दिए इस हाउस में, और इस हाउस का तौहीन है। इन्होंने इस हाउस की इस्तेहकाक मजरू की है। नंबर 1 में तो मुतालिबा है कि इनकी पूछा जाए कि उसने क्यों किया। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा इस पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है यहाँ कि ये चेक पोस्ट जितने हैं ये रिश्वत और पैसे कमाने की जो एक टूल बनाए गए हैं सीनियर ऑफिसर्स के लिए। यानी जो हमारे सूबे से खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब की जो दूर दराज एरिया से या बलूचिस्तान और सिंध से जो लोग आ रहे हैं, आप यकीन करें इस पे बदतरीन ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैंने पूछा एक क्वेश्चन कि अच्छा बताया कि कितनी पूरी 2 साल में आपने कितने लोगों को गिरफ्तार, उसने 71 सिर्फ किया है, कोई डिटेल नहीं बताई है। मैं समझता हूँ कि इन चेक पोस्टों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है, और अगर एफिशिएंसी नहीं है और सिर्फ ये लोगों को तंग करने के लिए है, और इसलिए है कि ये जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाके के आ रहे हैं उससे जो ना बेहतर लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और माहवारी का एक सिलसिला बनाया गया है। मेरे स्पीकर साहब, जो मैंने खुद देखा है और जो मैं खुद आई विटनेस हूँ उस चीज़ों का, मैं समझता हूँ कि ये हर सूरत में इस चेक पोस्टों का, आपने इसको इस्लामाबाद को आपने सेफ सिटी बनाया है, आपके पास एक सिस्टम है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं चेक पोस्टों के ऊपर जो कुछ हो रहा है सिर्फ आवाम को तंग किया जा रहा है, और ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दूर दराज इलाके के लोगों को बेजा तंग किया जा रहा है। जी ऑनरेबल असद कैसर साहब का, और इस हाउस के स्पीकर रहे हैं, कस्टोडियन रहे हैं। सर मैं अपडेटेड डेटा इनको भी पेश कर देता हूँ सर। एक तो सर ये 22 चेक पोस्टें हैं, ये सर शुरू होती है जिन्होंने जिक्र किया 0 पॉइंट कश्मीर हाईवे के ऊपर सर, उसके बाद सर दामने को चौक सर, उसके बाद एडवेंचर चौक मरी सर, मारगरा रोड, मैरियट चौक, परेड एवेन्यू, नादरा चौक, सरीना होटल सर, उसके बाद सर टी चौक क्रॉस जो बरी माम है सर, E9 है, D12 है, ढोक कश्मीरियाँ, G14 सर, मारगला हिल कटी पहाड़ी है सर, फैज़ाबाद एक्सप्रेस हाईवे सर, 9th एवेन्यू,
नाका गंदम गोदाम है सर, मोटरवे है सर, मरी रोड है जो बाराकहू बैरियर है सर, रवाट टी क्रॉस इन है, रवाट टी क्रॉस आउट है सर, और गन गली है। ये सर 22 चेक पोस्टें इस्लामाबाद के अंदर इन टोटल सर, 7 नहीं है। और दूसरा सर पिछले 2 साल के अंदर 145 लोगों को एप्रीहेंड किया गया है ड्यूरिंग चेकिंग ऑन दीज चेक पोस्ट। सर इस वक्त जो दहशतगर्दी का एक खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसके पेश नज़र ये मुमकिन ही नहीं है कि चेक पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाए। जो शिकायत हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं पे कोई ऐसा वाक़या आया है कि जहाँ पे किसी से पैसे मांगे गए हों, किसी को तंग किया गया हो, असद कैसर साहब वो एप्लीकेशन मुझे दें सर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये गारंटी करता हूँ कि उस ऑफिशियल को हम सस्पेंड भी करेंगे, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे और कार्रवाई अमल में ला के यहाँ रिपोर्ट भी इस हाउस के अंदर पेश करेंगे सर। जी सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 48। मौसूफ मिनिस्टर साहब क्या ये हाउस को इन्फॉर्म करना बताएंगे कि चेक पोस्ट का मकसद होता है जराइम को कम करना और जराइम पेश लोगों को पकड़ना। क्या शाहराम खान तरक्की साहब जो यहाँ पे इस हाउस के मेंबर हैं, इनके चाचा के घर पे पुलिस का रेड हुआ और पुलिस के ऊपर ही FIRs हुई, उसका क्या बना? नंबर 1। और नंबर 2, जनाब स्पीकर क्या ये बताना चाहेंगे कि जिस वक्त में ये 1.5-2 साल में, पौने 2 साल में, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों के ऊपर रेड्स हो रहे होते थे और ये चेक पोस्ट अनमैन्ड होती थी, तो इस दौरान जराइम जो है वो बढ़े हैं या कम हुए हैं, उसका डेटा भी हाउस को बताएं। बहुत शुक्रिया जी। अता साहब का माइक। मुझे नहीं लगता कि सर चेक पोस्ट की नफरी को कहा जाता है कि जाके छापे मारो सर। मैं सिर्फ इनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो नफरी छापों के लिए रवाना की जाती है वो थाना में बाकायदा रजिस्टर रवानगी होता है सर, उसके तहत रवाना की जाती है। ये नहीं होता कि चेक पोस्ट पे 4 बंदे खड़े तो उन्हें कहते हैं यार क्या कर रहे हो, फारे को जाके तरकई साहब के घर पे तो छापा मार के आओ। तो सर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये इनके दादा सदर रहे हैं इस मुल्क के, इनके वालिद स्पीकर रहे हैं इस हाउस के, इतने बड़े बड़े उहदों पे ये रहे हैं। अगर इनको ये नहीं पता कि चेक पोस्टों को छापों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर इनकी अकल पे भी मातम है सर। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि इनको बेसिक फैक्ट्स का नहीं पता सर। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स सर। जी उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, जिस वक्त किसी वजीर के पास दलील नहीं होती तो ये इस तरह की बात करते हैं। बदकिस्मती के साथ बात यह है कि इन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि जब ये कहते हैं कि चेक पोस्ट से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आलिया कामरान साहबा।
जी मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 49। आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। जी मोहतरम, ये पूछना है कि मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है सर कि ये जो OPF के MD साहब हैं जिनकी दोबारा तैनाती की गई है, क्या इनकी तैनाती के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब और काबीना से मंजूरी ली जाए? और मोहतरम, अगर जब ये मंजूरी लेना ज़रूरी है तो उसको किस वक्त ये मंजूरी ली गई? और अगर ये बग़ैर मंजूरी के इनको तैनात कर दिया गया तो क्या किस तरह से ये बग़ैर उनकी मंजूरी के तैनात किया जा सकते हैं MD साहब को? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एहसान उल हक बाजवा साहब। MD को डायरेक्ट तैनात कर दे तो इसलिए 3 मेंबरान का जो पैनल भिजवाए जाने की ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और ये तकरीर 2013 के रूल के मुताबिक हुई है। और चूँकि MD को खुद ही नामजद कर दिया था, इसलिए हुकूमत से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। बाजवा साहब, वो जो सवाल उन्होंने किया है कि MD साहब किस तरह हुए, ये कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद नामजद कर दिया अपने आप? वो नहीं सर, असल में तरीक़ाकार क्या होता है कि 3 मेंबरान का पैनल भिजवाया जाता है, उसमें से एक आदमी को नामजद करना होता है। लेकिन वफाकी हुकूमत जब डायरेक्ट किसी MD को नामजद कर दे तो उसके लिए फिर मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती जी। और ये तकरीर 2013 के रूल्स के मुताबिक हुई है। हमीद हुसैन साहब, ये अता साहब, मेरा ख्याल है आपको जवाब देने की ज़रूरत है। ये आलिया साहब, आप सवाल कीजिए फिर से। है क्योंकि सर जी क्वेश्चन नंबर 49। जी मैं दोबारा सवाल करूं? जी प्लीज। सर मेरा सवाल ये है, असल में सर मैं इनकी ज़रा बयान कर दूं हाउस के और आपकी नॉलेज के लिए भी। सर ये MD साहब जो हैं ये दोबारा तैनात हुए हैं। अब जैसा वो फरमा रहे हैं और वाकई ऐसे ही हुआ है, उन्होंने खुद तैनाती कर ली है। सर ये पहले MD रह चुके हैं। एक तो सवाल ये भी बनता है कि क्या जो पहले रह चुके हैं वो दोबारा MD बन सकते हैं? चले उसको छोड़ दें। सर मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि MD साहब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी ज़रूरी होती है, जबकि उनकी मंजूरी नहीं ली गई है। तो सब अगर ली गई है मंजूरी तो वो डेट बता दें अगर उनको दोबारा तैनात किया गया है, और अगर इनके पास डेट नहीं है तो फिर इन्होंने जो अगर गैर कानूनी काम हो गया तो सर उसको एडमिट कर लें फिर। जी बाजवा साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी मैं बात समझने की मोहतरमा कोशिश करें कि MD जो तीन नाम भिजवाए जाते हैं उन पैनल में से किसी एक को MD बनाया जाना होता है, लेकिन ये MD हुकूमत ने जब डायरेक्ट तैनात कर दिया तो उसके लिए 3 नाम भिजवाने की ज़रूरत नहीं है और उसकी मंजूरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जी शाहिदा रहमानी साहबा सप्लीमेंट्री कीजिए। जी शाहिदा रहमानी साहब नॉट प्रेजेंट। जी हाउस की प्रोसीडिंग्स। जी उमर अयूब साहब सप्लीमेंट्री। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब से जनाब ये है कि ये कोई नए रूल्स बन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये तो आवे का आवे ही बिगड़ रहा है। जो मुहतरम ने सवाल किया है वो बिल्कुल जायज़ की है, उस सवाल का जायज़ क्वेश्चन का जायज़ आंसर आना चाहिए। यहाँ पे एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन वो आए बाएं शाये कर रहा है, दूसरा बंदा उधर जा रहा है। सर इस मुल्क का जब गवर्नमेंट इस तरह फंक्शन करेगी तो क्या होगा? जब कल एक MD अपने आप को अपॉइंट कर रहा है, अपने आप को MD अपॉइंट कर रहा है, कल कोई और अपने आप को MD अपॉइंट कर रहा होगा। ये गवर्नमेंट है, ये क्या है सर? थैंक यू। जी अतात आर साहब। के बाकायदा रूल्स हैं जिसके तहत MD की अपॉइंटमेंट की जाती है सर, और रूल्स के अंदर ही सर इसका सेक्शन 187(3) है जो कहता है कि अ चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 186। सो सर रीअपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती है, एंड बाय फेडरल गवर्नमेंट इट इज मेंट द फेडरल कैबिनेट। रीअपॉइंटमेंट की शिक यहाँ मौजूद थी। जो बाजवा साहब बात कर रहे हैं वो शायद समझा नहीं पाए, बात वो ठीक कर रहे थे कि सर ओरिजिनल अपॉइंटमेंट के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजा जाता है सर,
मगर जब रीअपॉइंटमेंट होगी तो रीअपॉइंटमेंट तो उसी शख्स की होती है ना, उन तीनों की तो नहीं हो सकती जो ओरिजिनल पैनल आया था। तो सर ये रीअपॉइंटमेंट का केस था, ये फेडरल गवर्नमेंट को भेजा गया, इसकी मंजूरी दी गई रूल 187(3) के तहत सर, और वो रीअपॉइंटमेंट जो है वो अमल में आ गई एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर्स। तो इसमें कोई अभाम नहीं है सर, 3 नामों का पैनल ओरिजिनली आया था और अब क्योंकि ये रीअपॉइंट हुए हैं तो सिर्फ इनका नाम गया था, और रीअपॉइंटमेंट रूल्स और अब लेजिस्लेशन के मुताबिक हुआ सर, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं मौजूद सर। जी 20 मिनट के लिए हाउस की प्रोसीडिंग मगरिब की नमाज के लिए सस्पेंड कर